हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 सेट्स। तो तुमने इस सेट वर्ड तो बहुत बार सुना है, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि सेट होता क्या है। तो मैं पहले सेट का डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इस डेफिनेशन से ही हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects. Okay, well defined collection of objects. तो सेट क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स मींस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ लिविंग थिंग्स हो सकता है, कुछ नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, जैसे कि कुछ रिवर्स का कलेक्शन, कुछ माउंटेन्स का कलेक्शन, कुछ पोएट्स का कलेक्शन और कुछ नंबर्स का कलेक्शन। यहाँ पर कुछ भी कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पर मेनली समझना है वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन मतलब तो कुछ चीजों को कलेक्ट करना, इसे कलेक्शन बोलते हैं। लेकिन वेल डिफाइंड का मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सेट का जो डेफिनेशन है ना, इसमें जो मेन टर्म जो है ना, ये वेल डिफाइंड ही है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स किसी भी कलेक्शन को जब हम डिफाइन करें ना, ये वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मीन्स सबके लिए सेम हो। ठीक है, सबके लिए सेम हो। अगर मैं बोलूं कि ए सेट ऑफ सम प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। नाउ लेस देन 10 प्राइम नंबर्स क्या है? 2, 3, 5 एंड 7। These are the some prime numbers less than 10। इसे हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी सेट को हम एक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो एलिमेंट्स है ना, इसे हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं और मेंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेट का जो नंबर्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे हम एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर, ये कुछ भी टर्म से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वेल डिफाइंड मींस, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ सम प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 जो प्राइम नंबर था ना, ये क्या था? 2, 3, 5, 7। ये तुम्हारे लिए भी 2, 3, 5, 7 होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए भी ये 2, 3, 5, 7 होगा। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, कोई भी यही बोलेगा कि ये क्या है? 2, 3, 5, 7 ही है। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि सेट ऑफ सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, ओके, सेट ऑफ सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, अब तुम ये अगर अलग अलग इंसानों से पूछोगे ना, ये सबके लिए आंसर क्या होगा? सबके लिए आंसर सेम नहीं होगा। ठीक है, ये सबके लिए आंसर सेम नहीं होगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल प्लेसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तुम्हारे लिए कुछ प्लेसेस ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन वो प्लेसेस मेरे लिए ब्यूटीफुल ना भी हो सकता है, और कुछ प्लेसेस मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तुम्हारे लिए वो ब्यूटीफुल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते, तो उसे हम सेट नहीं बोल सकते। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सम ब्यूटीफुल प्लेसेस को हम सेट नहीं बोल सकते। लेकिन कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 है ना, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 है ना, उसे हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सबके लिए सेम होगा, तो ये एक सेट होगा। ठीक है, तो सेट मतलब क्या होता है? सेट मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं और एक दो सेट का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का सेट क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये होगा इवन नंबर्स का सेट। ओके, ये होगा इवन नंबर्स का सेट, इसे मैं बी से लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब ये होगा इवन नंबर्स का सेट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि ये सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और एग्जांपल ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया। ओके, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो सबके लिए सेम ही होगा। सबके लिए तुम बोलोगे राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, ऐसे करके तुम सभी बोलोगे। ठीक है ना, सॉरी, मुंबई तो नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो सबके लिए सेम ही होगा। तो जो कलेक्शन सबके लिए सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेट। ओके, नाउ कुछ नंबर्स का सेट जो है ना, उसे हम शॉर्ट फॉर्म, मतलब किस एक अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम नेचुरल नंबर को जो सेट होता है ना, उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट को कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। ओके, एंड इंटीजर का सेट कैपिटल जेड से हम डिनोट करते हैं इंटीजर की सेट को। ठीक है, और आई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर का सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं, एंड क्यू से हम
रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स। एंड ये होगा इंटीजर्स, इंटीजर की सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। एंड आर से हम रियल नंबर की सेट को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। एंड पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रियल नंबर हो तो आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स। एंड अगर जेड प्लस हो दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो ये कुछ अल्फाबेट्स है जिससे हम कुछ नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ तुम्हें कुछ सिंबल का मीनिंग भी पता होना चाहिए, कुछ सिंबल का मीनिंग भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो सेट लिखते हैं ना तो हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो उन सिंबल का मीनिंग भी तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि इस साइन का मीनिंग है दो डॉट, ओके, इस साइन का मीनिंग है सच दैट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सच दैट, ओके, इसे हम बोलते हैं सच दैट। इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स टू। एंड अगर ऐसे देखिए बीच में अगर ऐसा काटा हो ना तो उसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। तो इसे हम बोलते हैं सच दैट, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम ये एक एक इन सिंबल्स का मीनिंग हम समझेंगे। तो बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर हम ए सेट को ऐसे लिखते हैं ना, ए मीन्स अगर हम ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 ये एक सेट है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, ओके, हम बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो एलिमेंट है ना ये ए में बिलोंग करता है, मतलब ए के अंदर है, ए सेट में है, ओके। बिलोंग्स टू मीन्स ये ए सेट में है, ओके। एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये सब नंबर्स, ये सब एलिमेंट्स ए सेट में है, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू, ओके। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 ए में नहीं है, ठीक है। बिलोंग्स टू मीन्स जो एलिमेंट्स उस सेट में होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और डज नॉट बिलोंग्स टू मीन्स जो एलिमेंट इस सेट में नहीं होता है उसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग। एंड सच दैट जो है ना, जो ये जो साइन है ना, इसका मीनिंग कैसे होता है, देखो हम जब सेट बिल्डर, सेट का दो फॉर्म होता है, ठीक है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना तब हम सच दैट जो साइन है ना, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का हम यूज करते हैं जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे तो तुम्हें उस सिंबल का भी मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम सेट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ओके। एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो फॉर्म में हम सेट को लिख सकते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म मीन्स जहां पर हम किसी भी सेट का सब एलिमेंट को हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, किसी भी सेट का जितना भी एलिमेंट्स हो सबको हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, ओके, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30 क्या होगा, 5 10 15 20 and 25, these are multiples of 5 less than 30। अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, these are the vowels in English alphabet, okay, all vowels in English alphabet, okay। तो ये होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, मतलब जितना भी एलिमेंट्स हो ना सेट में, जितना भी एलिमेंट्स हो ना उन सब एलिमेंट्स को हमें लिखना पड़ता है एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर, और हर एलिमेंट के बाद हमें एक कोमा देना पड़ता है, और हर एलिमेंट के बाद हमें एक कोमा देना पड़ता है, ठीक है। ये होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में
ऐसे हम सब एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट को ना लिख के हम उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है। किसी भी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होता है जहां पर सब एलिमेंट है ना, किसी भी सेट का जो एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। सब एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, हमें उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना है, हमें एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उस प्रॉपर्टी को लिखना है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो ए एंड बी जो दो सेट है ना, इन सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें लिख के दिखाता हूं। अगर मैं ए को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं ना, ए को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए को हम ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल of 5 less than 30। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। मतलब x का मतलब क्या है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30, मतलब x 5 का एक मल्टीपल है लेस देन 30। ओके, इसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम बी सेट को लिखेंगे, मतलब बी सेट को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा होगा, b इक्वल टू x such that x is a vowel in English alphabet, in English alphabet। ओके, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो जाएगा सेट बी का सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये दोनों है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है रोस्टर फॉर्म, ये दोनों है रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एंड ये दोनों सेट जो है ना, ये दोनों सेट है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमें पता चल गया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है एंड सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हमें सब एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है, किसी भी सेट का जितना भी एलिमेंट्स हो ना, इन सब एलिमेंट्स को हमें लिखना पड़ता है। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, उसमें हमें एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, उसमें हमें एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, सिर्फ हमें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखना है। मतलब जो एलिमेंट्स होता है ये एक सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब एलिमेंट्स एक सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी को हमें लिखना है, एलिमेंट्स हमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसका आंसर हम देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमें अब इन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are sets? Justify your answer। मतलब यहाँ पर सम कलेक्शंस गिवन है। ओके, कुछ कलेक्शंस गिवन है, उन कलेक्शन में कौन सा कलेक्शन एक सेट होगा उसे हमें बताना है, एंड कौन सा कलेक्शन एक सेट नहीं होगा ये भी हमें बताना है, ठीक है। एंड इसका रीजन भी हमें जस्टिफाई करना है, मतलब इसका रीजन भी हमें बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब किसी भी ईयर का सब मंथ का नाम हमें लिखना है जो लेटर जे से स्टार्ट हो। तो किसी भी ईयर का सब मंथ का नाम क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, यह सब मंथ्स का नाम। अब इन मंथ्स में कौन सा मंथ है जो लेटर जे से स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट होता है जनवरी, जुलाई एंड जून। ओके, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ्स जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। तो द नेम ऑफ the months start or beginning with letter J are January, June and July। okay, and these are same for everyone ना, मतलब जनवरी, जून, जुलाई ये सबके लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये भी जैसे स्टार्ट हो, या कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता, सबके लिए ही ये जनवरी, जून एंड जुलाई होगा। मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो as it does not change for anyone, so it is a well defined collection। So it is a
well defined collection. Therefore it is a set. Okay, therefore it is a set. That means ये एक सेट होगा. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. ठीक है, ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा है ना. मतलब किसी भी ईयर का जो मंथ है ना, जिसका नाम जैसे स्टार्ट हो, ये होता है जनवरी, जून एंड जुलाई, ये सबके लिए सेम ही होगा. ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये अगर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट मीन्स ये एक सेट है. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक सेट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया. मतलब इंडिया का जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है ना, उसका कलेक्शन. अब यहाँ पर देखो, जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है ना, ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मैं कुछ राइटर्स को टैलेंटेड समझ सकता हूँ, उन राइटर्स को तुम टैलेंटेड नहीं भी समझ सकते हो. ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स सबके लिए सेम नहीं होगा. ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये एक सेट नहीं होगा. तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? एज द मोस्ट as the 10 most talented writers vary person to person. मतलब जो टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मतलब ये सबके लिए सेम नहीं होता है. देयरफॉर इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट. दैट मीन्स ये एक सेट नहीं होगा. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब हमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का एक कलेक्शन करना है. ठीक है, सब वर्ल्ड का जितना भी बैट्समैन है ना, उसमें टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होना चाहिए. ठीक है, तो इसका कलेक्शन क्या एक सेट होगा? यह एक सेट नहीं होगा. ये कलेक्शन एक सेट नहीं होगा, क्योंकि टॉप 11 बैट्समैन जो है ना, ये सबके लिए सेम नहीं होगा. जैसे कि अगर मैं समझता हूँ कि विराट कोहली, केएल राहुल ये मेरा फेवरेट बैट्समैन है. ओके, तो मैं बोलूंगा कि ये बेस्ट बैट्समैन है. ये तुम्हारा फेवरेट नहीं भी हो सकता है, तो तुम बोलोगे कि विराट कोहली एंड केएल राहुल अच्छा बैट्समैन नहीं है. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तुम बोलोगे कि MS धोनी तुम्हारा फेवरेट है, तो तुम उन्हें बेस्ट बैट्समैन बोल सकते हो. मतलब जो तुम्हारे लिए बेस्ट बैट्समैन हो, वो मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन ना भी हो सकता है. ठीक है, और जो मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन हो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट बैट्समैन ना भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये एक सेट नहीं होगा. तो इसका आंसर भी तुम सेम ऐसे लिख लेना. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. तो तुम्हारा क्लास में जितना भी बॉयज है ना, उनका कलेक्शन लिखना है. ठीक है, तो देखो, ये तुम्हारा जो क्लास में जितना भी बॉयज है ना, ये फिक्स्ड ही होगा. ठीक है, तुम्हारा क्लास में जितना भी बॉयज हो, ये फिक्स्ड होगा. ये तुम्हारे लिए भी अगर 20 बॉयज है, तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी ये 20 बॉयज ही रहेगा, तुम्हारे टीचर के लिए भी ये 20 बॉयज रहेगा. ये चेंज नहीं होगा. ये किसी के लिए भी चेंज नहीं करेगा. ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा. तो एस इट इज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज ए सेट. दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट होगा. ठीक है, नाउ 5 नंबर. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अप टू 99 तक होगा, क्योंकि लेस देन 100 ना 100 से लेस होना चाहिए ना, तो अप टू 99 तक होगा. तो ये भी सबके लिए सेम ही होगा. तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट होगा. ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. ओके, मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद का जितना भी नोवेल है, उनका कलेक्शन. तो देखो, उनका जो नोवेल का जो कलेक्शन है, ये भी फिक्स्ड होगा. ओके, ये भी फिक्स्ड होगा. ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा. उन्होंने जितना भी नोवेल्स लिखा होगा ना, उतना ही हम काउंट करेंगे. तो ये सबके लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होगा. ठीक है, तो ये भी एक सेट होगा. ठीक है, नाउ लास्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. नाउ जितना भी इवन इंटीजर्स है ना, इवन इंटीजर क्या है? 2 4 6 8 10 12 ऐसा चलता ही रहेगा, और माइनस में भी रहेगा. -2
-4 -6 माइनस में भी रहेगा, तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट होगा, ठीक है। तो हमने पहले 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें लिख के दिया है, एंड बाकी जो आंसर होगा ये भी मैंने तुम्हें बोल दिया है, ये भी तुम सेम 1 and 2 की तरह लिख लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मतलब a एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ओके। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, ओके। मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, ओके। कौन सा एलिमेंट ए में बिलोंग करता है ये हमें लिखना है, और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है ये भी हमें लिखना है। तो मैंने तुम्हें इन सिंबल का मीनिंग भी समझा दिया था, ठीक है। बिलोंग्स टू मीन्स जो इस ए सेट में होगा उसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, और जो नहीं होगा उसे हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। देखो ए सेट में क्या 5 है ना ए सेट में, तो ये होगा बिलोंग्स टू, ओके। एंड 8 क्या ए सेट में है, नहीं है, तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 क्या है ए सेट में नहीं है, ओके, एक की सेट में नहीं है, तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड 4 है, तो ये होगा बिलोंग्स टू। 2 है, तो ये भी होगा बिलोंग्स टू। 10 तो नहीं है यहाँ पर, तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। ये बहुत इजी था, ठीक है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब यहाँ पर कुछ सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, उन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज a इक्वल टू x such that x is an integer and -3 ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, मतलब x क्या है, x एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 3 का -3 का इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा एंड 7 से लेस होगा, ठीक है। तो उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें सब एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। तो -3 का क्या होगा, इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, तो -3 भी इसमें इंक्लूड होगा, ओके। देन होगा -2, देन होगा -1, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा क्या, 7 नहीं होगा क्योंकि x लेस देन 7 है ना, 7 से लेस है ना, तो 7 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का रोस्टर फॉर्म, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 क्या है, 3 है x such that x is a 2-digit number, 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो x क्या है, एक 2-digit नेचुरल नंबर है जिसका डिजिट का सम क्या होगा, दोनों डिजिट का सम होगा 8, ओके। तो डिजिट का सम 8 होना चाहिए ना, एंड 2-digit नंबर स्टार्ट होता है 10 से एंड एंड होता है 99 में, ओके। तो इनमें जितना भी नंबर होना जिसका सम 8 होना, डिजिट का सम 8 होना, उन नंबर्स को हमें लिखना है। तो 16 जो है ना, 16 में 1 + 6 क्या हो जाएगा, 1 + 6 तो 7 हो जाएगा। 17 जो है ना, 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 17 एक नंबर होगा जिसका डिजिट का सम क्या होगा 8। देन 17 के बाद क्या होगा 26, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। देन 30 की जो है ना, 30 की 40 के बीच में क्या होगा 35 हो जाएगा, 3 + 5 होगा 8। देन होगा 44, 4 + 4 हो जाएगा 8। देन होगा 53, 5 + 3 हो जाएगा 8। देन होगा, नाउ इसे ही हमें मतलब डिजिट को रिवर्स करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा 62, देन हो जाएगा 71, देन हम 80 भी लिख सकते हैं, 80 में भी 8 + 0 80 होगा, ठीक है। तो ये है सम नंबर्स जिनका डिजिट का सम क्या होगा, डिजिट का सम होगा 8, 2-digit नंबर जिसका डिजिट का सम क्या होगा 8, ओके। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। नाउ डी, तो डी क्या है, डी है x such that x is a prime number which is divisor of 60, who is prime number divisor of 60, मतलब x एक प्राइम नंबर भी होना पड़ेगा एंड डिवाइजर ऑफ 60 भी होना पड़ेगा। तो 60 के डिवाइजर जो है ना, जो प्राइम डिवाइजर है ना, उसे ही हमें लिखना है, मतलब प्राइम फैक्टर से हमें लिखना है, ठीक है। तो हम 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 भी एक प्राइम नंबर है। फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 भी एक प्राइम नंबर है। देन 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 6, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। फिर आएगा 9 भी 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, 12 से डिवाइड कर सकते, 12 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर 15 से, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। और क्या होगा, और 30 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यही होगा 2, 3 एंड 5 होगा, यही नंबर से प्राइम नंबर से जिसे हम
60 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2, 3 एंड 5 होगा, ठीक है। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ई द सेट इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ना, इस वर्ड में जितना लेटर्स है, इन लेटर्स का सेट। तो यहाँ पर लेटर क्या क्या है, लेटर है टी है, ओके, टी, फिर क्या है आर, फिर क्या है आई, फिर क्या है जी, फिर क्या है ओ, देन एन, अगेन ओ। देखो ओ एक बार आ गया ना, तो एक अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है ना, तो उस एलिमेंट को दोबारा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट अगर रिपीट करता है तो उसे दोबारा नहीं लिखना पड़ता है, तो ओ हमें फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। तो ओ हो गया, फिर एम, एम नहीं लिखा तो एम होगा, फिर ई भी नहीं लिखा तो ई भी होगा, फिर टी पहले आ गया तो ये भी नहीं होगा, आर भी पहले आ गया, ये भी नहीं होगा, देन वाई नहीं लिखा तो वाई होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ओके। तो ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, एंड इन सेट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख लिया है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। मतलब हमें यहाँ पर कुछ सेट्स रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमें उन नंबरों का, मतलब यहाँ पर जो सेट गिवन है ना, उसका प्रॉपर्टी को हमें समझना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी की रेस्पेक्ट में हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें उसका प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सब जो नंबर है ना, ये सब 3 का मल्टीपल है, ओके। मतलब 3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 2, एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, एंड 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ओके। मतलब इससे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नंबर है, ये सब क्या है, ये सब 3 का मल्टीपल है, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस सेट को लिख सकते हैं द सेट बिल्डर फॉर्म इज, हम लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 3n, ओके। x इक्वल टू 3n मीन्स 3 का मल्टीपल है, ओके। यहाँ पर जितने भी नंबर है, ये सब 3 का मल्टीपल है, एंड n क्या होगा, n होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा 4, ओके। मतलब यहाँ पर जो n है ना, ये 1 का इक्वल होगा या 1 का ग्रेटर होगा, एंड 4 का इक्वल होगा या 4 से लेस होगा, ओके। तो ये हो जाएगा इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है और ये है उसका सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 4, 8, 16, 32 ना। तो हमें 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ओके। तो यहाँ पर जितना भी नंबर है ना, ये सब 2 पावर समथिंग है, ओके। मतलब सब नंबर 2 टू द पावर समथिंग का इक्वल होता है, ठीक है। तो इस सेट कैसे हम लिख सकते हैं, इस सेट को हम लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 2 टू द पावर n, एंड यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, n क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा 5, ओके। लेस देन और इक्वल टू होगा 5। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेट बिल्डर फॉर्म। एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। मतलब 5 को हम 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को 5 टू द पावर 2, 125 को 5 टू द पावर 3, एंड 625 को 5 टू द पावर 4। तो 3 नंबर भी सेम होगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। नाउ 4 नंबर, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जितना भी नंबर है ना, यहाँ पर जितने भी नंबर है, ये सब इवन नंबर से 2, 4, 6 ये इवन नंबर है, एंड ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। मतलब ये एक इवन नंबर का सेट है, ओके। यहाँ पर ये जो सेट है ना, ये एक इवन नंबर का सेट है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x such that x इक्वल टू 2n, where and x belongs to, n belongs to कैपिटल N, ओके। तो हम इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, x such that x इक्वल टू 2n,
एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल। मतलब ये जो नंबर है ना, ये सब इवन नंबर्स है ना, तो इवन नंबर को हम 2 से अगर किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें एक इवन नंबर ही मिलता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x such that x equal to 2n एंड n ग्रेटर देन क्या होगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा, n बिलोंग्स टू n होगा। मतलब बिलोंग्स टू n मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n किसी भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकते हैं, 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर जितना भी नंबर है ना, ये सब क्या है, ये सब है स्क्वायर नंबर। ओके, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ओके, एंड ऐसा करके अप टू हम 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x such that x इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, x इक्वल टू n स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड हम लिख सकते हैं एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 1 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 10, ठीक है। जो n का वैल्यू है ना, ये 1 का इक्वल होगा, ये 1 से ग्रेटर होगा एंड 10 का इक्वल होगा या 10 से लेस होगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 का सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, मतलब हमें कुछ सेट्स गिवन है, उन सेट्स का हमें सब एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सेट्स है ना, ये एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इन सेट्स का एलिमेंट्स क्या क्या है। ओके, फिर एलिमेंट्स क्या क्या है उसे जानने के बाद हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। 5, 7, 9, 11 ऐसे ही चलता रहेगा। देयरफॉर a इक्वल टू 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या है, 2 है x सच दैट x इज एन इंटीजर। ओके, x क्या है, एक इंटीजर है एंड माइनस हाफ लेस देन क्या होगा, x होगा एंड x लेस देन क्या होगा 9/2 होगा, ठीक है। मतलब x माइनस हाफ से ग्रेटर होगा लेकिन 9/2 से क्या होगा, लेस होगा। ओके, तो हम इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कंडीशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन माइनस हाफ ग्रेटर देन लेस देन x एंड लेस देन 9/2। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ को लिख सकते हैं हम -0.5। ओके, ग्रेटर देन लेस देन x एंड लेस देन 9/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। क्योंकि हम इसे डेसिमल फॉर्म में अगर नहीं लिखेंगे ना, तो इसका इंटीजर में वैल्यू क्या होगा हम डायरेक्टली फ्रैक्शन से नहीं समझेंगे, ठीक है। डेसिमल में हमें लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू माइनस हाफ से ग्रेटर होगा एंड 4.5 से क्या होगा, लेस होगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस b इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ से 0.5 से ग्रेटर ना, तो 0.5 से ग्रेटर क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4। 5 लिखने से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 4.5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए एंड 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो b का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर c। तो c क्या है, x सच दैट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सेट क्या है, c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4 होगा। तो हमें यहाँ पर पहले ये जानना पड़ेगा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 4 होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 4 होता है ना। तो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। तो हमें पता है, वी नो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1
एंड 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये भी 4 का इक्वल और लेस है। और हमें पता है कि 0 स्क्वायर का इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ये भी तो लेस देन और इक्वल टू 4 ही होता है ना, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। एंड -1 का जो स्क्वायर है ना, ये भी तो 1 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये भी लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। एंड -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो ये भी लेस देन और इक्वल टू 4 है। ओके, तो 1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। 2 का स्क्वायर भी लेस देन और इक्वल टू 4 है। 0 का स्क्वायर भी लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। -1 का स्क्वायर भी लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। एंड -2 का स्क्वायर भी लेस देन और इक्वल टू 4 ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है एंड -2 हो सकता है। ये हमारा एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो हेंस सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू होगा, हम स्मॉल आर से ग्रेटर तक लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, ये सबसे स्मॉल आर इंटीजर है। देन होगा -1, देन 0, देन 1, देन 2, ये होगा। ठीक है, मतलब ये सब इंटीजर में सबसे स्मॉलर कौन सा एलिमेंट है, -2 है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, E equal to X such that X is a month of a year not having 31 days। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी ईयर का कौन सा मंथ 31 डेज का होता है और कौन सा मंथ 31 डेज का नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा। तो इंग्लिश जो मंथ का नाम है ना, तो मंथ का नाम क्या क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, यहाँ पर कौन सा मंथ 31 डेज में होता है और कौन सा मंथ 31 डेज में नहीं होता है, तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है यहाँ पर। ओके, हमें उंगली में काउंट करके पता होना चाहिए। कोई ऊपर जो आता है ना वो 31 डेज का होता है और नीचे जो आता है वो 31 डेज का नहीं होता है। तो पहला मंथ क्या है, जनवरी, तो ये 31 डेज का होगा, तो ये हमारा 31 डेज का, हमें 31 डेज का ना हो ऐसा मंथ होना चाहिए। तो जनवरी तो नहीं होगा, फरवरी होगा। ठीक है, फरवरी होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं मंथ। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, मंथ्स which does not has 31 days। तो पहला क्या होगा, जनवरी तो नहीं होगा, जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी 31 डेज का नहीं होता, तो पहला मंथ क्या होगा, फरवरी। पहला मंथ क्या होगा, फरवरी। देन मार्च 31 डेज का होता है, मार्च का बाद क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल 31 डेज का नहीं होता, ये भी नीचे आता है ना, तो नीचे आता है मतलब ये भी 31 डेज का नहीं होगा, तो इसके बाद क्या होगा, अप्रैल। देन अप्रैल का बाद क्या होगा, मई 31 डेज का होता है। मई का बाद क्या आएगा, जून 31 डेज का नहीं होता, ये नीचे आ रहा है ना, तो जून होगा। देन जुलाई 31 डेज का होता है। देन अगस्त, ये भी ऊपर आ रहा है, 31 डेज का होगा। देन अगस्त के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 31 डेज का नहीं होता, तो सितंबर भी नीचे आएगा, तो 31 डेज का नहीं होता। सितंबर के बाद अक्टूबर, ये 31 डेज का होगा। फिर नवंबर, ये 31 डेज का नहीं होगा। ओके, नवंबर 31 डेज का नहीं होगा। फिर आएगा क्या, फिर आएगा दिसंबर, ये 31 डेज का होगा। ठीक है, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये जो मंथ्स है ये 31 डेज का नहीं होता है। ठीक है, तो हेंस ई क्या होगा, ई इक्वल टू होगा फरवरी, अप्रैल, देन जून, देन सितंबर, देन नवंबर। ओके, ये होगा हमारा सेट। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन, f equal to x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। ओके, मतलब x क्या है, x एक कॉन्सोनेंट है जो इंग्लिश अल्फाबेट होगा, जो प्रीसीड्स के, मतलब which precedes k मीन्स जो k से पहले होगा, k से पहले जो आएगा। ठीक है, k का बाद का नहीं होगा, k का पहला का जो अल्फाबेट्स होगा वो होगा। ठीक है, तो हमें पहले ये लिखना पड़ेगा कि k के पहले कौन कौन से अल्फाबेट है। ठीक है, तो लेटर्स बिफोर के आर। ठीक है, तो कैसे पहले क्या क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, देन क्या आएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि कैसे पहले जो होता है वो होता है। ठीक है, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से वावेल कौन सा लेटर है, ए वावेल है, ई वावेल है, आई वावेल है। ओके, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वावेल्स। ओके, तो यहाँ पर वावेल कौन सा अल्फाबेट्स वावेल है, ए, ई एंड आई, ये वावेल्स। ओके, तो हियर ए, आई एंड
sorry, A, E, A and I are vowels. Okay, these are vowels. Hence F equal to क्या होगा? F equal to होगा B, C, D, F, G, H and J. ठीक है, ये होगा हमारा सेट. ओके, रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एंड कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है. ओके, कुछ सेट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एंड कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है. हमें इन सेट्स को हमें मैच करना है. मतलब कौन सा सेट, मतलब रोस्टर फॉर्म का कौन सा सेट, सेट बिल्डर फॉर्म का कौन सा सेट, दोनों सेम है, उसे हमें मैच करना है. ठीक है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म को मैच करेंगे. ठीक है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से हम पहले उसका एलिमेंट्स क्या होता है ये समझेंगे, फिर उसे उसका रोस्टर फॉर्म से मैच करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? x such that x is a prime number and divisor of 6. ओके, मतलब x क्या है? x एक प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6 है. तो प्राइम नंबर भी है एंड डिवाइजर ऑफ 6 भी है. तो 6 का डिवाइजर क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 6. दीज आर डिवाइजर ऑफ 6. ओके, नाउ यहाँ पर प्राइम नंबर क्या क्या है? यहाँ पर प्राइम नंबर है 2 एंड 3. मतलब x क्या होगा? x का मतलब इसका एलिमेंट क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा 2 एंड 3. तो 2 एंड 3 कहाँ पर है? ये है 2 एंड 3, मतलब ये इसके साथ मैच करेगा. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? x such that x is an odd natural number less than 10. तो x क्या होगा? एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, लेस देन 10 होगा. ठीक है, सो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे चलते रहेगा. ये सब ऑड नेचुरल नंबर से. एंड लेस देन 10 भी होगा ना, तो लेस देन 10 होगा मतलब यहाँ तक होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है. ओके, तो ये इसके साथ मैच होगा. देन क्वेश्चन नंबर सी, x such that x is natural number एंड डिवाइजर ऑफ 6. नेचुरल नंबर भी होगा एंड डिवाइजर ऑफ 6 भी होगा. तो डिवाइजर ऑफ 6 क्या है? 1, 2, 3 एंड 6. नाउ 1, 2, 3 एंड 6 ये सब नेचुरल नंबर भी है. ओके, तो ये इसके साथ मैच करेगा 1, 2, 3 एंड 6. एंड लास्ट वन इज x such that x is a letter of the word मैथमेटिक्स. मतलब मैथमेटिक्स वर्ड का जितने भी लेटर है इसका सेट. तो यहाँ पर देखो MATHEICS ये मैथमेटिक्स वर्ड्स का लेटर ही है एंड लास्ट ये यही बाकी है, तो यही मैच करेगा. एंड ऐसे भी मिल रहा है मैथमेटिक्स का लेटर जो है ना, यही तो है ना, तो ये होगा डी के साथ. ओके, तो ये हो गया मैच. तो एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले कुछ सेट के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट. इन सेट्स के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एम्प्टी सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट. नाउ एम्प्टी सेट क्या है? ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. ओके, अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट ना हो ना, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट. तो मैं ऐसा एक सेट लिख लेता हूँ, जैसे कि एक सेट है where x such that x is a prime number. x is a prime number and x greater than क्या होगा? 7 and less than क्या होगा? less than 11. ओके, देखो नाउ इस सेट का कोई एलिमेंट पॉसिबल है क्या? x ग्रेटर देन 7 है एंड लेस देन क्या है? 11. ओके, x एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए एंड 7 से ग्रेटर भी होना चाहिए एंड 11 से लेस भी होना चाहिए. नाउ 7 से ग्रेटर मतलब 8, 9, 10 एंड लेस देन 11 भी तो होना चाहिए ना. तो एलिमेंट क्या क्या होगा? 8, 9 एंड 10. नाउ देखो यहाँ पर 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है एंड 10 भी प्राइम नंबर नहीं है. तो मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इस सेट का कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है. तो इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है. तो A इक्वल टू नल सेट. ओके, नल सेट मीन्स अगर कोई किसी सेट का कोई एलिमेंट ना हो ना, तो उसे हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, हम उसे नल सेट भी बोल सकते हैं और उसे हम वॉइड सेट भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, एम्प्टी बोल सकते हैं, नल बोल सकते हैं, वॉइड सेट बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट ना हो ना, तो उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं और हम इसकी जगह पर 5 भी लिख सकते हैं. ओके, इसका नाम है 5. ओके, तो एम्प्टी सेट मीन्स अगर कोई सेट का कोई एलिमेंट ना हो ना, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसे सेकंड ब्रैकेट ओनली सेकंड ब्रैकेट जिसका अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 5 से भी हम डिनोट कर सकते हैं. इस सिंबल का नाम है 5. ओके, तो यहाँ पर एक सेट हमने लिख लिया है जो एक एम्प्टी सेट होगा. ओके, नाउ आफ्टर एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. ओके, तो इसका नाम से तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. ठीक है, फाइनाइट मतलब
अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ओके, फाइनाइट सेट मतलब अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब काउंटेबल एलिमेंट हो, जिस सेट का एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और अगर किसी सेट का इनफाइनाइट एलिमेंट हो ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ओके, तो एक फाइनाइट सेट में लिख लेता हूँ, जैसे कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 10। ओके, x इज ए फैक्टर ऑफ 10। तो 10 का फैक्टर क्या क्या है? 10 का फैक्टर है 1, 2, 5 एंड 10। नाउ देखो यहाँ पर फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है ना, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है, मतलब हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। नाउ अगर मैं एक इनफाइनाइट सेट लिख लेता हूँ, सपोज बी और एक सेट है जहाँ पर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। ओके, ये भी एक सेट है। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई लिमिट नहीं है, ये चलते रहेगा। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसा ही चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो ए एक फाइनाइट सेट है एंड बी एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट का फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और अगर किसी सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ना, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, तो हमें फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। नाउ आफ्टर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? अगर दो सेट इक्वल हो। ओके, अगर दो सेट इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। ओके, तो सपोज ए और बी दो अलग अलग सेट है। ओके, तो अगर ए और बी इन दोनों सेट का एलिमेंट सेम हो ना, इक्वल एलिमेंट हो ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो एंड सब एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो ए एंड बी को हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। मतलब ए का जितना एलिमेंट हो ना, वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, और बी का जितना भी एलिमेंट हो ना, वो सब ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो उसे हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। सपोज ए का एलिमेंट क्या है? 2, 3, 5 एंड 7, ये ए का एलिमेंट है। एंड बी का एलिमेंट क्या है? बी का एलिमेंट है सपोज 7, 2, 3 एंड 5। नाउ ए एंड बी इक्वल सेट होगा या नहीं होगा? देखो यहाँ पर ए का एलिमेंट क्या है? 2, या बी में भी 2 है, ए में क्या है? 3, बी में भी 3 है, ए में 5 है, बी में भी 5 है, ए में 7 है, बी में भी 7 है, मतलब सब एलिमेंट सेम है ना। हम ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, उससे अनइक्वल मतलब अनइक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सेम एलिमेंट होना, इसे आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर दो सेट का सेम एलिमेंट होना तो उसे हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा होना, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना, सपोज यहाँ पर 8 है। ओके, यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, तो मतलब ए एंड बी इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होगा, मतलब ए एंड बी ये दोनों सेट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होने के लिए दोनों सेट का सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट दो बार हो ना, सपोज यहाँ पर 7 दो बार है, ओके, यहाँ पर 7 एक बार है, तब भी ये दोनों इक्वल सेट ही होगा, ठीक है, तब भी ये दोनों इक्वल सेट ही होगा। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट दो बार हो ना, 2 टाइम्स हो ना, तो उसे हमें 2 टाइम्स लिखना नहीं पड़ता है। अगर किसी भी सेट में एक एलिमेंट 2 बार या 3 बार रिपीट करता है ना, तो उसे हमें एक बार भी लिखने से हो जाता है, ठीक है, मतलब उसे 2 बार या 3 बार हमें नहीं लिखना पड़ता है। तो अगर 2 बार भी हो या 3 बार भी हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एलिमेंट सेम हो ना, तो हम इन दोनों सेट को इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो सेट को हम इक्वल कब बोल सकते हैं? अगर दोनों सेट का सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो एंड सब एलिमेंट सेम, तो उसे हम इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें फिर एक एक करके रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स अगर किसी भी सेट का कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और नल सेट और वॉइड सेट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसे हम सिर्फ सेकंड ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं, और 5 से, इस सिंबल का नाम क्या है? 5। ओके, सिंबल का नाम है 5 से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब अगर किसी भी सेट का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स हो, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये नल सेट या एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट ही होता है, क्योंकि इसमें भी काउंटेबल है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो ये भी एक काउंटेबल है, हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है। नाउ इनफाइनाइट सेट, अगर किसी भी सेट का कोई अनलिमिटेड एलिमेंट हो, मतलब कोई काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, देन इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स
अगर दो सेट का सेम एलिमेंट्स हो तो उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। ओके, तीन सेट भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी तीन सेट हो, तीनों का सेम एलिमेंट्स हो, तो हम तीनों सेट को भी इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। मतलब यहाँ पर कुछ सेट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा सेट एक नल सेट है, मतलब कौन सा सेट का कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, तो किसी भी सेट का अगर कोई एलिमेंट ना हो ना तो उसे हम नल सेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसा एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर सर, ऑड नेचुरल numbers are 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, मतलब ये चलते रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो 1 3 5 7 9 11 किसी भी ऑड नेचुरल नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी ऑड नेचुरल नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड भी करेंगे ना तो आंसर एक डेसिमल में आएगा। तो कंप्लीटली किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब 2 से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये एक नल सेट है। ओके, तो हियर नो odd natural number is divisible by 2. Therefore this set does not contain any element. Okay, therefore it is a null set. ओके, तो ये एक नल सेट होगा। इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो ये एक नल सेट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ओके, तो इवन प्राइम नंबर, तो कोई प्राइम नंबर इवन है क्या, तो हमें पता है 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ओके, तो वी नो two is an even prime number. Okay, even prime number. Therefore this set contain an element. ओके, तो इस सेट का एक एलिमेंट है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए नल सेट। तो ये एक नल सेट नहीं होगा, ठीक है। इस सेट का एक एलिमेंट है ना, तो ये एक नल सेट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is a natural number and x क्या होगा, x लेस देन होगा 5 एंड x ग्रेटर देन क्या होगा 7। तो देखो एक नंबर 5 से स्मॉल है। ओके, 5 से स्मॉल मतलब कोई नंबर 5 से स्मॉल होता है तो क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड 4। 5 से लेस मतलब 1 2 3 4 यही हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर भी तो होना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 यही नेचुरल नंबर है जो 5 से स्मॉलर है। ओके, एंड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 मतलब 8 9 10 11। तो ये 5 से लेस होगा तो ये नंबर्स होगा, एंड 7 से ग्रेटर होगा तो ये नंबर्स होगा। ओके, तो 5 से भी लेस होना चाहिए एंड 7 से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो 5 से लेस एंड 7 से ग्रेटर, इन नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं है। मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो नहीं हो रहा है। कोई नंबर अगर 5 से लेस हो ना तो ये 7 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है, और कोई नंबर अगर 7 से ग्रेटर हो ना तो 5 से लेस ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ए number cannot be simultaneously less than 5 and greater than 7। ओके, मतलब एक नंबर एक साथ 5 से स्मॉल एंड 7 से
ग्रेटर ये पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट है क्या, तो दिस सेट डज नॉट contain एनी एलिमेंट, ओके। मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज ए नल सेट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो कोई एलिमेंट नहीं हो तो ये क्या होगा, ये एक नल सेट होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, y such that y is a point is point common to any two parallel lines, ओके। y एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है, ओके। दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है, तो अगर दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट हो ना तो वही इस सेट का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। दो पैरेलल लाइन तो ऐसे होते हैं ना, दो पैरेलल लाइन जितना भी तुम एक्सटेंड करो ना, ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर इंटरसेक्ट कर लिया ना तो उसे हम पैरेलल लाइन नहीं, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो दो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट पॉसिबल है क्या, दो पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता तो एक कॉमन पॉइंट होता, ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो इन दोनों पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो इस सेट का भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट क्या है, इस सेट का एलिमेंट यही है जो इन दोनों पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट होगा। तो अगर दो पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इस सेट का कोई एलिमेंट भी नहीं है। तो अगर इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो ये एक नल सेट होगा, ठीक है। तो वी नो टू पैरेलल लाइन never intersects each other, ओके। दो पैरेलल लाइन कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर देयर इज नो कॉमन पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर दिस set does not contain any element, ओके। इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर इट इज ए नल सेट, ओके। तो इस सेट का भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एक नल सेट होगा। तो यहाँ पर कौन सा सेट नल सेट है, फर्स्ट सेट एक नल सेट है, ओके। सेकंड ये नल सेट नहीं है, ओके। थर्ड ये भी एक नल सेट है, एंड फोर्थ ये भी एक नल सेट है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमें यहाँ पर कुछ सेट्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा सेट एक फाइनाइट सेट होगा और कौन सा सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा, ओके। तो हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा है। किसी भी सेट का अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ना, मतलब काउंटेबल एलिमेंट हो ना, तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, ओके। और अगर किसी सेट का इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, मतलब हम जिस सेट का एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ओके, मतलब ये चलते ही रहेगा, ये काउंट नहीं कर सकते, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर से पहले यह जानना पड़ेगा कि किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है और किसका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, ओके। तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट होगा, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो किसी भी ईयर का मंथ जो है ना उसका सेट। तो देखो किसी भी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ्स होता है, ठीक है। तो ये काउंटेबल है, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स 12 फिक्स्ड है ना, तो ये काउंटेबल है, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो द मंथ्स ऑफ ए ईयर आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December, okay। So there are 12 months of a year, so it is a finite
सेट। ओके, ये काउंटेबल है ना, 12 मंथ्स ये काउंटेबल नंबर है ना, तो ये फाइनाइट सेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब ये चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये एक फाइनाइट सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सेट कहाँ पर एंड होगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, सो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? सिंस this set has no end value, so we cannot count the number of elements of this set। ओके, मतलब इस सेट का कोई एंड वैल्यू नहीं है ना, तो हम इस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ना, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? ये इट इज ए इनफाइनाइट सेट। ओके, इट इज एन इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इस सेट का एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 डॉट 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 99 100। देखो यहाँ पर एंड वैल्यू है, एंड वैल्यू क्या है? 100 है, मतलब इस सेट का एलिमेंट कितना होगा? 100 होगा। सो सिंस दिस सेट हैज एंड वैल्यू, सो वी कैन count the number of elements of this set। okay, we can count the number of elements of this set, so it is a finite set। okay, क्योंकि हम इस सेट का एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। Now the set of positive integers greater than 100। Now positive integer greater than 100, 100 से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर, देखो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ये चलते रहेगा। अगर ये बोलता है ना क्वेश्चन में, ये बोलता है ना पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, तो लेस देन 100 होता तो लिमिटेड होता, क्योंकि 1 से 99 तक होता, ठीक है। 1 से 99 तक होता अगर नेगेटिव लेस देन 100 होता। लेकिन ग्रेटर देन 100 ना, ग्रेटर देन 100 में कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये 100 1 100 2 103 ऐसा चलते रहेगा अप टू 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ये चलते रहेगा, ये एंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस सेट का कोई एंड वैल्यू नहीं है, ठीक है, इस सेट का कोई एंड वैल्यू नहीं है। तो सिंस दिस सेट हैज नो एंड वैल्यू, ओके, सो वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर होगा ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नाउ 5 नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर लेस देन 99 होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके अप टू 99 तक जितने भी प्राइम नंबर है ना, इसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, तो इसका आंसर तुम खुद से लिख लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सेट एक फाइनाइट सेट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है और कौन सा सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ओके, देन हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब लाइन का सेट जो पैरेलल टू क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो मैं पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। नो, यहाँ पर देखो हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा इनफाइनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस का क्या होगा? एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन इनफाइनाइट लाइन से, ओके, मतलब एक्स एक्सिस ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, तो इस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। सो देयर आर infinite number of lines parallel to x axis, ओके, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। therefore this set has infinite
number of elements. Therefore the set is इनफाइनाइट. ओके, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स है ना उनका सेट. तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है 26 लेटर्स है, ठीक है, ABCDEFGH ऐसा करके अप टू Z तक. ओके, तो कितना लेटर्स है? 26 लेटर्स है. तो ये काउंटेबल है क्योंकि 26 लेटर्स को हम काउंट कर सकते हैं. तो इसका काउंटेबल एलिमेंट्स है ना, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा. ठीक है, सो देयर आर 2 नंबर का आंसर क्या होगा? There are 26 letters in English alphabet. Therefore, the set has finite number of elements. So the set is finite. Okay, तो ये finite set होगा. Now question number 3, the set of number of नंबर्स which are multiple of 5. देखो मल्टीपल ऑफ 5 का कोई लिमिट है क्या? 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, ऐसा करके चलते ही रहेगा. 15 20 25 30 ये चलते रहेगा. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा. ये तुम खुद से कर लेना, ये इजी है. ठीक है, नाउ 4 नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. मतलब अर्थ में जितना भी एनिमल्स है ना उनका सेट. तो देखो हमारे अर्थ में जो नंबर ऑफ एनिमल्स है ना उसे हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, हमारे अर्थ में जितना भी एनिमल्स हो उसे हम काउंट कर सकते हैं. तो ये भी एक काउंटेबल ही है. ओके, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा. तो वी कैन काउंट क्वेश्चन नंबर 4. वी कैन काउंट द नंबर ऑफ animals of the earth. Therefore this set has finite number of elements, so the set is finite. Okay, now question number 5, the set of circles passing through the origin. Okay, मतलब कुछ सर्कल जो ओरिजिन से पास होता हो. ठीक है, ओरिजिन से पास होता हो. ओरिजिन किसको बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसे ही हम बोलते हैं ओरिजिन. नाउ इस ओरिजिन से पास हो कितना सर्कल्स पॉसिबल? देखो हम अगर ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये भी ओरिजिन से पास होगा. ऐसा ड्रॉ करें तो ये भी ओरिजिन से पास होगा. ऐसा ड्रॉ करें ये भी ओरिजिन से पास होगा. छोटा करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास होता हो. ठीक है, हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास होता हो. ठीक है, सो देयर आर, इसका आंसर भी 1 नंबर की तरह ही होगा. ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट number of circles passes through the origin. ओके, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता हो. ठीक है, सो दिस सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो द सेट इज इनफाइनाइट. ओके, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो ये एक इनफाइनाइट सेट. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल टू b और नॉट. मतलब हमें यहाँ पर 2 सेट्स गिवन है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 2 सेट्स हमें गिवन है. ठीक है, a एक सेट है एंड b एक सेट गिवन है. हमें बताना है कि a और b ये दोनों इक्वल सेट होगा या अनइक्वल सेट होगा, मतलब ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है. तो हमें पहले देखना पड़ेगा a का एलिमेंट क्या है एंड b का एलिमेंट क्या है. अगर दोनों सेट का सेम एलिमेंट्स हो ना तो उसे हम इक्वल सेट बोल सकते हैं. ठीक है, और अगर दोनों सेट का एलिमेंट सेम ना हो तो ये नॉट इक्वल सेट होगा, मतलब ये दोनों इक्वल सेट नहीं होगा. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं. तो यहाँ पर a का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ a आर. a का एलिमेंट क्या है? a b c and d. These are element of a and elements of b are.
बी का एलिमेंट क्या है, ये देखो ए बी सी डी ये सेम ही तो है ना, ये सिर्फ ऑर्डर को उन्होंने चेंज करके लिखा है, ठीक है, ऑर्डर चेंज करके लिखा है, लेकिन एलिमेंट सेम ही है, ठीक है, एलिमेंट सेम ही है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज करके लिखा है। तो इसका भी एलिमेंट ए बी सी एंड डी होगा, ठीक है, सिंस ए एंड बी हैज सेम एलिमेंट्स therefore a इक्वल टू b, ठीक है, तो a और b इक्वल होगा, a एंड b इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 10 एंड b का एलिमेंट क्या है x such that x is a positive even integer and x greater than or equal to 10। तो a का एलिमेंट होगा 2 4 6 8 एंड 10। नाउ बी का एलिमेंट क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा x इज ए पॉजिटिव इवन नंबर ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर भी होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 10 भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए एंड लेस देन और इक्वल टू 10 भी होना चाहिए, तो सेम एलिमेंट ही होगा 2 4 6 8 10। तो a एंड b हैज सेम एलिमेंट्स, सो a इक्वल टू b, आंसर सेम ही होगा, ठीक है, ये बाकी सब सेम ही लिखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू x such that x is a multiple of 10, x is a multiple of 10। तो multiple of 10 क्या क्या है 10 20 30 40 ये चलते ही रहेगा, ठीक है। एंड b का एलिमेंट क्या है, b का एलिमेंट है 10 15 20 25 30 ये भी चलते ही रहेगा। यहाँ पर एक चीज देखो, ये 15 बी का एलिमेंट है लेकिन ये ए का एलिमेंट नहीं है, 25 भी बी का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है, मतलब इन दोनों सेट का एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ए एंड बी डज नॉट हैज सेम एलिमेंट्स, ओके, इन दोनों सेट का सेम एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ए एंड बी इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। मतलब ये दोनों सेट फिर से सेम क्वेश्चन ही है, ये दोनों सेट क्या इक्वल होगा इसका रीजन हमें देना पड़ेगा, ठीक है, सेम ये दोनों सेट क्या इक्वल होगा उसका भी रीजन हमें देना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए क्या है, ए इक्वल टू 2 3, मतलब ए का एलिमेंट क्या है 2 एंड 3 है, ओके। एंड बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। मतलब बी का एलिमेंट क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमें पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 रहेगा और इन दोनों टर्म से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें भी x प्लस 2 रहेगा इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। तो हमें यहाँ पर दो सोल्यूशन मिला है, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा -2 और एक्स इक्वल टू क्या होगा -3। मतलब हमारा दो सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन है -2 एंड एक सोल्यूशन है -3। देयरफॉर बी का एलिमेंट क्या होगा, देयरफॉर बी का एलिमेंट होगा इसके बाद से होगा, ठीक है। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ बी आर -2 एंड -3, ये होगा बी का एलिमेंट। नाउ यहाँ पर देखो ए का एलिमेंट क्या था 2 एंड 3, ओके, एंड बी का एलिमेंट क्या है -2 एंड -3। इन दोनों सेट का एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। बी का एलिमेंट एंड ए का एलिमेंट ये दोनों सेट का एलिमेंट सेम नहीं है, तो ए एंड बी इक्वल सेट नहीं होगा। सिंस ए एंड बी डो नॉट हैव same elements, therefore a not equal to b, मतलब a and b ये दोनों इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही होगा, a का एलिमेंट क्या होगा f
O L एंड W, एंड B का एलिमेंट क्या होगा F L O एंड W, सेम एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो A एंड B ये दोनों इक्वल सेट होगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये दोनों इक्वल सेट होगा, ये तुम खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। ओके, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ सेट गिवन है, ओके, हमें बताना है व्हिच सेट्स आर इक्वल, व्हिच 2 सेट्स आर इक्वल। तो 2 सेट इक्वल कब होता है, अगर दोनों सेट का सेम एलिमेंट हो तो उसे हम इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ ए का एलिमेंट क्या है 2 4 8 12। नाउ यहाँ पर देखो किसी सेट का एलिमेंट 2 4 8 एंड 12 नहीं है, मतलब सेम एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है, तो ए किसी भी सेट के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। नाउ यहाँ पर डी का एलिमेंट भी 1 2 3 4 सेम है, ओके, मतलब बी एंड डी इन दोनों सेट का एलिमेंट सेम है, तो बी एंड डी इक्वल सेट होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एंड डी हैज सेम एलिमेंट्स, ओके, देयरफॉर बी इक्वल टू डी। और किसी भी 2 सेट यहाँ पर है क्या जिसका एलिमेंट सेम है, सी का इक्वल कोई सेट होगा, किसी भी सेट सी का इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि सी का सेम एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है, ठीक है। ई का एलिमेंट क्या है -1 एंड 1। नाउ जी का भी एलिमेंट क्या है -1 एंड 1, तो ई एंड जी ये दोनों सेट भी इक्वल होगा। ई एंड जी हैज सेम एलिमेंट्स, therefore E इक्वल टू जी, ओके। एंड F का एलिमेंट क्या है 0 एंड A। 0 एंड A किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो F का भी इक्वल किसी भी सेट नहीं होगा। एंड H का एलिमेंट क्या है 0 एंड 1, एंड 0 एंड 1 भी किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो H का भी कोई इक्वल सेट नहीं होगा। मतलब B का इक्वल क्या है D है, एंड E का इक्वल क्या है G है, मतलब ये दोनों इक्वल सेट है एंड ये दोनों इक्वल सेट है। और किसी भी सेट यहाँ पर नहीं है जो 2 सेट इक्वल होगा, ऐसा कोई भी पेयर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। So students, we have covered first 2 exercises of sets. In next class, we will cover the remaining exercises of this chapter. Thank you.